हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। आज के सेशन में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आप सभी लोगों के लिए। हिंदी पेपर 2 की ये वीडियो है जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन भाषा लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज जो सेकंड होती है उसमें जो हिंदी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के लिए वीडियो रहेगी और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 के पेपर को। तो काफी इंपॉर्टेंट पेपर है भाई, यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। पेपर 2 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई पीवाईक्यू। टेलीग्राम पर अभी आप लोगों ने कनेक्ट नहीं किया तो टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना, शिक्षा फॉर नौकरी को। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स अगर आपको बाय करने तो टेलीग्राम में पिन कमेंट पे नोट्स का लिंक दिया है, वहां से आप बाय कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। तो काफी सारे आपको स्टडी मटेरियल उत्तराखंड टेट के लिए चैनल पर मिल जाएगा। जाइए जाकर सब्सक्राइब करो, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स आप एक मिनिमम चार्ज पे करके बाय कर सकते हैं जिसमें काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी का पेपर है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हिंदी का पेपर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। 64 तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो पैराग्राफ पर बेस्ड हैं। अब पैराग्राफ को हल करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है, उसके बेस पर आप आंसर कर सकते हो। पैराग्राफ को समझना है। 21वीं सदी के दस्तक के साथ अपने देश में और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में जन संचार माध्यमों का क्षितिज बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज जन संचार माध्यमों का अर्थ केवल शब्द संचार माध्यम से नहीं रह गया, इसमें भी केवल समाचार पत्र आते हैं, अपितु आज जन संचार माध्यमों में समाचार पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक। तो अब आपको यहां से आइडिया हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं। किसके ऊपर बात करी जा रही है? संचार के माध्यमों के ऊपर बात करी जा रही है 21वीं सदी के। तो इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है समाचार पत्र जन संचार का किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, या मुद्रण माध्यम है? तो देखो समाचार पत्र में जन संचार होता है, संचार का एक माध्यम है। जो न्यूज इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती है वो किस प्रकार का माध्यम है भाई? ये मुद्रण माध्यम है। मुद्रा के द्वारा ये माध्यम खरीदा जाता है, तो ये मुद्रण माध्यम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, अभी पैराग्राफ से लिया गया है भाई ये आंसर। आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों को क्षितिज बढ़ाने का क्या आशय है? तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा था, यही सेंटेंस पढ़ा था, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। जनसंचार माध्यमों की संख्यात्मक वृद्धि कहलाती है, या फिर कौशल वृद्धि कहलाती है? जनसंचार माध्यमों की परस्पर स्पर्धा वृद्धि कहलाती है, या फिर उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 के लिए जन संचार माध्यमों का उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। पैसेज से लिया गया भाई, ऊपर आप पैसेज में जब लाइन पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी पैसेज का है। लॉर्ड मैकाले ने जनसंचार माध्यमों के लिए क्या नाम दिया? अभी अभी हमने पढ़ा था, चौथी सत्ता इन्होंने बोला है लॉर्ड मैकाले ने जनसंचार के माध्यमों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है? पुस्तक, चौथी, ड्राइंग रूम, या फिर बतियाना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो चौथी शब्द है वो तद्भव शब्द है, यानी कि जो मूल शब्द होते हैं संस्कृत से जो शब्द लिए गए होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कालंदनी का समानार्थी शब्द क्या है? कालंदनी का आपको पर्यायवाची बताना है। विष्णुपदी, भगवती, अकर्जा, या फिर कामाक्षी? तो कालंदी का जो समानार्थी शब्द है वो है अकर्जा। अकर्जा। और अगर हम कालंदिनी के समानार्थी शब्द देखें, या तो आप इसको अकर्जा भी बोल सकते हो, इसके साथ साथ यमुना भी इसका पर्यायवाची है। यमुना भी है, जमुना भी है, या फिर अकर्जा, आप कुछ भी बोल सकते हो। कालंदिनी का पर्यायवाची वही रहेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कामाक्षी की अगर हम बात करें तो कामाक्षी चंडी का पर्यायवाची है। चंडी का जो है कामाक्षी का एक पर्यायवाची है। साथ साथ भवानी, भवानी भी कामाक्षी का पर्यायवाची है। धात्री भी कामायनी कामाक्षी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए ये हो गए पर्यायवाची। बात करें अगर विष्णुपदी, विष्णुपदी गंगा पर्यायवाची है विष्णुपदी का। भागीरथी, भागीरथी पर्यायवाची है। साथ साथ मंदाकिनी इसका पर्यायवाची है। भर्गवी का, विष्णुपदी का, नॉट भर्गवी का। अब भर्गवी की बात करें अगर हम, तो भर्गवी का लक्ष्मी होता है भाई, लक्ष्मी। ठीक हो गई बात। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। राइट आंसर क्या है? कालंदिनी का समानार्थी अर्कजा।
ये हो गई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, थाली का बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, मुहावरा आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में। बहुत रुचिकर होना, सर्वत्र दुर्लभ होना, अस्थिर विचार का होना, मनपसंद होना। तो राइट आंसर है हमारे पास अस्थिर विचार का होना। ऑप्शन नंबर सी 66 के लिए हमारे पास क्या है? राइट आंसर है कि भाई थाली का बैंगन होना है, कोई भी इसका निश्चित विचार नहीं है, किसी की भी तरफ चला जाएगा, किसी के भी विचार को हाँ में हाँ मिला देगा, तो वो क्या कहलाता है भाई? थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है? कथन है, श्रवण है, विश्लेषण है या फिर संप्रेषण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा यानी कि लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी की बात की जा रही है, तो संप्रेषण, संप्रेषण क्या होता है? जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो हम वार्तालाप करते हैं, तो वही तो भाषा का आधारभूत प्रयोजन है। किस लिए इस्तेमाल की जाती है भाषा? संप्रेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन है हमारे पास 68। अब क्वेश्चन 68 बोलता है बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण से आरंभ की जाती है क्योंकि, क्यों की जाती है भाई? ये पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन हो गया। बालकों की शिक्षा हिंदी भाषण शिक्षण से आरंभ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण सरल होता है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है, भाषा बालक की संस्कारित करती है, भाषा बालक का बुद्धिवर्धन करती है। तो क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 68 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति करने का एक मुख्य साधन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण आरंभ की जाती है क्योंकि भाषा विचारों को अभिव्यक्त, अपने थॉट्स आप एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, लिखित भाषा के लिए क्या चीज अनिवार्य है भाई? लिपि का ज्ञान होना, अंकों का ज्ञान होना, या बाराखड़ी का ज्ञान होना, या व्याकरण का ज्ञान होना? क्या बात की जा रही है? लिखित भाषा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखो, लिखित भाषा के लिए आपके पास लिपि होनी चाहिए। किस लिपि में आप लिख रहे हो, लिपि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 70, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 70, इसको मार्क डाउन कर लेना। निम्नलिखित व्यंजनों में से महाप्राण व्यंजन जो नहीं है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, नोट लिखा है घ, छ, ड़ या फिर तय। तो जो महाप्राण व्यंजन नहीं है तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तय जो है यहाँ पर महाप्राण व्यंजन नहीं है। कौन कौन से महाप्राण व्यंजन होते हैं भाई? महाप्राण व्यंजन होते हैं जैसे ख हो गया आपके पास, ख के बाद आ जाता है घ आ जाता है, घ के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? छ आ जाता है, झ आ जाता है। ये सारे के सारे क्या है? महाप्राण व्यंजन है, जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है, उसको हम बोलते हैं महाप्राण व्यंजन। तो यहाँ पर ता जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है, बाकी घ भी हो गया, छ भी हो गया, ढ भी हो गया आपका, इसके बाद फा भी हो जाता है, आ भी हो जाता है, भा भी हो जाता है। ये सारे के सारे हमारे महाप्राण व्यंजन के उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, ये क्या है भाई? ये कहावत है, मुहावरा है, किंवदंती है, या कविता की एक पंक्ति है? तो आपको पता है ये क्या है भाई? दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, मतलब कि अगर आप किसी को धोखा मिलता है तो वो कोई भी कार्य करता है तो फिर बहुत ध्यान पूर्वक करता है, तो ये एक प्रकार की क्या है भाई? कहावत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की किस प्रकार की अशुद्धि की गई है? मैंने मोहन को पुस्तक दिया, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन संबंधी, लिंग संबंधी, काल संबंधी, या कर्ता कर्म कारक संबंधित? तो देखो, मैंने मोहन को पुस्तक दिया, दिया नहीं, यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? मैंने मोहन को पुस्तक दी, ठीक है, दी होना चाहिए, दिया नहीं, दी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुस्तक क्या है यहाँ पर? पुस्तक हमारा फीमेल है, तो ये कैसा शुद्धि हो गई यहाँ पर? इन्होंने इसको पुस्तक को मेल बना दिया, पुल्लिंग कर दिया, जबकि पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये लिंग संबंधित यहाँ पर अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में विकारी शब्द बताइए कौन सा है? तथापि, पुनः पुनः, मनुष्य, या फिर परंतु? तो विकारी शब्द कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, विकारी शब्द हो गया मनुष्य। अब विकारी शब्द होते कैसे, क्या है? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें रूप में या फिर उनके लिंग में या फिर वचन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, काल के आधार पर बदलता है। यानी कि जैसे कि आप क्या बोल सकते हो? संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, ये सब क्या है? विकारी शब्द है। इसमें क्या होता है? रूप के आधार पर या लिंग के आधार पर, कार के आधार पर, वचन के आधार पर, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, ध्यान देना यहाँ पर, जिसमें परिवर्तन या आधार पर बदल सकते हैं या बदला जा सकता है, जिनको, जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, तो वो सब विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनको हम किसके आधार पर? जिन शब्दों को रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर हम उनको बदल सकते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो वो क्या कराएंगे? हमारे पास विकारी शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मुझे आज अनेकों काम है, इस वाक्य में व्याकरण की अशुद्धि है, किस प्रकार की?
संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी या फिर कर्म संबंधी। तो मुझे आज यहाँ पर अनेकों, तो अनेकों नहीं होता है भाई, यहाँ पर अनेक काम है ऐसे करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास विशेषण संबंधित विशेषता बताई जा रही है ना, कितने काम है, बहुत सारे काम है, अनेक काम है, तो ये विशेषता, तो विशेषण संबंधित यहाँ पर अशुद्धि दी गई है इस ऊपर वाक्य में। क्वेश्चन 75, जिस शब्द अथवा शब्दांश के रूप में वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष अथवा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। आप देखो, यही मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था, जब शब्दों में वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष अथवा काल के आधार पर परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोल रहे थे भाई, उसे ही हम बोल रहे थे, ऊपर देखो ये वाला आ गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन देखा हमने, उसे बोल रहे थे हम, ऊपर चलते हैं, संज्ञा संबंधी, ये विकारी शब्द बोल रहे थे। अभी मैंने आपको बताया था 73 पर 75 क्वेश्चन में विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें परिवर्तन कर सकते हो आप, जिनमें परिवर्तन नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय, अव्यय, अव्यक्त या विकारी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया, जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे वह पुरुष के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, काल के आधार पर हो, उसको हम अव्यय बोलेंगे, और जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ अव्यय हो गए। और अव्यय के अगर कुछ उदाहरण देखे जाए तो अव्यय में भाई आपके पास आते हैं, जैसे जब हो गया, ठीक है, जब हो गया, तब हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या, अभी, अभी के अभी, तो ये क्या, इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे एज इट इज रहते हैं ये शब्द, तो ये अव्यय कहलाते हैं हमारे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। पंकज एक किस प्रकार का शब्द है, ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, योग ऋण शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। तो पंकज एक किस प्रकार का शब्द है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 76 का। पंकज एक जो है योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो, ध्यान देना, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें एक क्या बोला जाता है, योग ऋण बोला जाता है, लेकिन इनमें एक विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, ये विशेष अर्थ बताते हैं किसी भी चीज का। जो अन्य शब्दों के योग से बनेंगे लेकिन क्या बताएंगे भाई, एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, योग ऋण शब्द बोलते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। शब्द के मुख्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर तात्पर्य। क्या पूछा है, शब्द के मुख्यार्थ को यानी कि मुख्य पॉइंट को व्यक्त करने वाली जो शब्द शक्ति है उसको हम बोलते हैं अभिधा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संगठन तत्व किस चीज के हैं भाई, शब्द शक्ति के हैं, रस के हैं, अलंकार के हैं, छंद के। बहुत आसानी से बता सकते हो। तो आपको पता है स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, ये सब रस के सारे के सारे संगठन रूप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अलंकार आपको पता है, ऑलरेडी मैं थ्योरी चैप्टर में करा चुका हूं, तो थ्योरी चैप्टर देखो, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, मैं इसकी थ्योरी चैप्टर करा चुका हूं। रस, छंद और अलंकार पे भी मैं बेस्ड काफी सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको डिफाइन कर चुका हूं। तो रस का स्थायी भाव होते हैं ये, और रस में अनुभाव होता है, विभाव होता है, तो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो आप भाई थ्योरी चैप्टर्स को पढ़ो, वीडियो लेक्चर्स फ्री है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। नोट्स अगर आपको बाय करने तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय कर सकते हो भाई, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। क्वेश्चन नंबर 79, पानी गए न उबरे मोती मानस शून्य, इस काव्य में पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो अलंकार पे मैं एक बहुत पूरा अच्छे से एक डेडिकेटेड हिंदी का चैप्टर थ्योरी का लेके आ चुका हूं, आसान भाषा में बिल्कुल। एक बार आप देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अलंकार है हमारे पास श्लेष अलंकार, पानी गए न उबरे मोती मानस शून्य, यहाँ पर श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है 18, निम्न में से कृष्ण भक्ति काव्य जो नहीं है, कृष्ण भक्ति कवि जो नहीं है वो बताना है आपको। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रैदास। जो कृष्ण भक्ति कवि नहीं है यहाँ पर तो वो है कबीरदास, ठीक है भाई। और कबीरदास कौन सी सदी के कवि माने जाते हैं भाई, तो ये 15वीं सदी के कवि माने जाते हैं कबीरदास। और ये एक प्रकार के रहस्यवादी, इनको क्या बोलते हैं, रहस्यवादी भक्ति काल के कवि हैं। काल से अगर आपसे पूछ ले जाए कबीरदास कौन से काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के हैं, 15वीं शताब्दी के हैं, रहस्यवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, निर्गुण शाखा के कवि हैं कबीरदास। सूरदास ने भी जिक्र किया है, तुलसीदास ने भी किया है भाई, और रैदास ने भी किया है। रैदास बेसिकली, रैदास जी का पूरा नाम क्या था भाई, आपको बताना है रैदास जी का
के जो दोहे हैं ना, उनकी बात करें अगर, इन्होंने रैदास जी ने जो दोहे लिखे हैं, तो वो जो सिख धर्म में जो इनका नोबल ग्रंथ होता है सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी रैदास जी के जो दोहे हैं तो उनको लिया गया है। ठीक है भाई, और ये भारतीय संकीर्तन सतगुरु माने जाते हैं। कौन? रैदास। ठीक है, क्लियर होगी बात। सूरदास जी ने भी कृष्ण जी के बारे में लिखा है, तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 81 का। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर संपर्क भाषा। तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप कहोगे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कि राष्ट्रभाषा क्या है, ऐसा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास में 82, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। छायावादी युग या छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित जो नहीं है, जो छायावादी युग के कवि नहीं है, वो पूछा गया है प्रश्न नंबर 82 में। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो देखो, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से जो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावादी कवियों में से नहीं है। ठीक है भाई, छायावादी में जो प्रमुख कवि आते हैं वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सारे के सारे छायावादी युग के कवि माने गए हैं। दिनकर जी जो है वो आधुनिक काल के आधुनिक युग के कवि और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, आधुनिक युग के जो कवि हैं और साथ में निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं दिनकर जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सारे के सारे हमारे छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों के रूप में माने जाते हैं। तार सप्तक एक जो प्रतिनिधि काव्य संकलन है, किस चीज पर बेस्ड करता है? तार सप्तक जो काव्य संकलन है, छायावादी कवियों पर है, प्रगतिवादी कवियों पर है, प्रयोगवादी कवियों का है, या फिर सोठातारी कवियों का है? तो तार सप्तक जो है 83 के लिए राइट आंसर है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी प्रयोगवादी कवियों का एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 84, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, ताजन की झांकी परे, श्याम हरित दुखित होए। तो उक्त पद के रचयिता कौन है? सूरदास, बिहारी दास, मीराबाई या फिर रस खान। तो ये ऊपर जो हमारे पास पंक्तियां दी गई हैं, जो पद दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन यहाँ पर कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहारी लाल द्वारा रचित ये पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, साहित्य की किस विधा में शिक्षण का सस्वर वाचन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी में, जीवनी में, आत्मकथा में, संस्मरण में। तो साहित्य की किस विधा में है? एकांकी में भाई, एकांकी में होता है सस्वर वाचन का सर्वाधिक अपेक्षित होता है। अब देख, एकांकी होता क्या है? रचना, जो एकांकी रचना है वो जो नाटक जैसा ही होता है एकांकी भी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो विन्यास होता है ना, जो इसका विन्यास होता है वो अलग होता है ये नाटक जैसा है, छोटा होता है, लेकिन विन्यास अलग होता है। इसमें एक ही कथा के केवल कुछ ही पात्र लिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एकांकी बोलते हैं। जीवनी आपको पता है छोटी होती है, जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में। आत्मकथा जो भाई बताई जाती है, बायोग्राफी जिसको बोलते हैं। संस्मरण क्या होता है यहाँ पर? जो याद के आधार पर, स्मृति के आधार पर लिखा गया जो होता है उसको हम बोलते हैं, किसी व्यक्ति के अनुभव और यादों के आधार पर जो गैर काल्पनिक रचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? संस्मरण बोलते हैं। एकांकी क्या है यहाँ पर? एकांकी एक प्रकार से नाटक का ही छोटा रूप होता है, ठीक है, जिसमें एक ही कहानी के थोड़े से कुछ पात्र होते हैं। क्लियर होगी? एक ही कथा के केवल कुछ ही पात्र होते हैं, वो विन्यास में अलग होती है नाटक से केवल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है 86, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है जिसमें, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है जिसमें क्या होता है? छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, ये तो हटा दो यहाँ से, छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमें क्या करना? उदाहरण, एग्जाम्पल से किसकी ओर जा रहे हैं? रूल की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है भाई? अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है यह विधि। देखो, दो विधि होती है जिसमें हम एक में क्या करते हैं? रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है, और एक हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल से, रूल के उदाहरण से हम नियम की तरफ जाते हैं, कि उस उदाहरण के माध्यम से हम नियम को डेवलप कर रहे हैं, कि क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है इसमें। तो छात्र उदाहरण से जब नियम की ओर जाते हैं कि किसी एक उदाहरण के माध्यम से आप नियम को निकाल के लेके आओ, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? एक अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है यहाँ पर।
पद्धति, शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाई 87 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न है वो एक गद्यांश पर बेस्ड है। अब देखते हैं ये गद्यांश किस चीज पर दिया गया है। तो देखो यहीं से समझ सकते हो आप, आत्मभाषा में ही आत्मज्ञान ये स्वयं ज्ञान का विकास संभव है। तो ये भाई टाइटल अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आत्मभाषा यानी कि भाषा से, देखो आत्मभाषा आत्म मुक्ति का साधन है। आत्म मुक्ति का तात्पर्य क्या होता है, तो किस पर रिलेट कर रहा है ये, बेसिकली ये पैसेज जो है आत्मभाषा पर और मेनली भाषा पर, आत्मज्ञान पर, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ लैंग्वेज पर ये जो पूरा पैसेज है ये बेस्ड करेगा। चाहे तो आप जल्दी जल्दी आगे भी पढ़ सकते हैं। अब इस पर बेस्ड अगर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने 87, क्वेश्चन नंबर 87 पर बात करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन 87, वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? राष्ट्रभाषा है, आत्मभाषा है, साहित्यिक भाषा है या अभिजातीय वर्ग की भाषा है? तो अभी आपने देखा था क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, बिना देखे आंसर कर सकते हो, आत्मभाषा है, क्योंकि पैसेज ही हमारा आत्मभाषा से स्टार्ट हुआ। तो 87 के लिए राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। विदेशी परतंत्रता की घातक परिणति क्या है? नैतिक अधपतन, आर्थिक शोषण, राष्ट्रीय असमिता पर कुठाराघात या फिर सामाजिक परंपरा का क्षरण। तो आपको क्या पूछा गया, विदेशी परतंत्रता की घातक परिणति क्या हो सकती है? तो 88 के लिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय असमिता का कुठारघात। तो देखो ये कहां से मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको यहाँ, आप जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना तो इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ से इजीली 2-4 लाइनें पढ़ोगे आपको ये मिल जाएगा। आत्मविस्मृति का क्या अभिप्राय होता है? अपनी असीमिता को भुला देना, अपने आप में खो जाना, सामाजिक परंपराओं से अनभिज्ञता, स्वतः भूल जाने की प्रवृत्ति। तो क्या पूछा गया, आत्मविस्मृति, सेल्फ जो आपकी विस्मृति होती है, जो आपकी मेमोरी जो होती है, जो उसको आप भूलने लगते हो, तो उससे क्या अभिप्राय है वो आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर है अपनी असीमिता को भुला देना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ से ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 90, आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए क्या चीज आवश्यक है? प्रचुर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता, देश के प्राकृतिक संसाधन, नीति नियता और आत्म जनता या आम जनता के बीच में भाषा एवं चिंतन विषयक साम्य, योजनाओं के क्रियान्वयन में तत्परता। तो क्या आत्म जनता के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति नियता और आत्म जनता के बीच भाषा एवं चिंतन विषयक साम्य। तो ऑप्शन नंबर सी ये कहां से लिया गया, ये भी हमारा पैसेज से ही आया है। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया पूरा। लैंग्वेज 2 को आज हमने डिस्कस किया है, 2019 का ये पेपर था, पेपर 2 को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने अभी अभी डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आपको क्वेश्चंस के लेवल भी पता चले होंगे। तो वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नए PYQ सेशन में, जिसमें हम लोग इंग्लिश या CDP या SST किसी भी सब्जेक्ट को लेके आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। काफी सारी अभी आपको लेक्चर मिलेंगे, वीडियो क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, साथ साथ थ्योरी चैप्टर्स भी मिलेंगे। नोट्स वगैरह अगर आपको बाय करने हैं तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो, वहां पर लिंक मिल जाएगा, परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।